हरियाणा के एक छोटे से शांत कस्बे में एक कहानी शुरू हुई। यह कहानी उस बच्चे की थी जिसकी आंखों में भविष्य के बड़े सपने नहीं बल्कि वर्तमान के छोटे छोटे सवाल तैरते थे। यह कहानी विकास की थी, जो बाद में डॉ. विकास दिव्य कीर्ति के नाम से जाने गए। उनका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन विचार और ज्ञान के मामले में असाधारण रूप से धनी था। घर में पैसों से ज्यादा किताबें थीं। उनके माता पिता दोनों हिंदी साहित्य के शिक्षक थे, इसलिए घर की दीवारें भी मानो कविताओं और कहानियों से सजी रहती थीं। घर का माहौल ऐसा था जहां सवाल पूछना बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाता था। यही वह जमीन थी जहां विकास के मन में सोचने और तर्क करने का बीज अंकुरित हुआ। उनके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा धन ज्ञान होता है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। यह बात विकास के कोमल मन पर पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गई। वह अपने भाई बहनों के साथ खेलते, लड़ते, लेकिन दिन के अंत में किताबों की दुनिया में खो जाते थे। उनके लिए कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, वे जीवन को समझने का एक माध्यम थीं। वह अक्सर अपने माता पिता से ऐसे सवाल पूछते जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए थोड़े अटपटे होते थे। आसमान नीला क्यों है? इंसान क्यों लड़ते हैं? उनके प्रश्नों का कोई अंत नहीं था। परिवार ने कभी उनकी जिज्ञासा को दबाया नहीं, बल्कि उसे और हवा दी। बचपन के वे दिन सादगी से भरे थे, लेकिन उनमें एक गहरा संतोष था। घर में भौतिक सुख सुविधाएं सीमित थीं, पर बौद्धिक और भावनात्मक माहौल बहुत समृद्ध था। विकास ने अपने माता पिता को मेहनत करते देखा, समाज में सम्मान पाते देखा और सबसे बढ़कर ज्ञान को जीते हुए देखा। उन्होंने सीखा कि असली बड़प्पन पैसे या पद में नहीं, बल्कि चरित्र और विचारों में होता है। उनके घर में अक्सर साहित्यिक चर्चाएं होती थीं, जहां बड़े बड़े लेखक और कवियों की बातें होती थीं। विकास चुपचाप एक कोने में बैठकर उन चर्चाओं को सुनते और अपने मन में विचारों का एक नया संसार रचते। यह माहौल उनके व्यक्तित्व की नींव बन रहा था। परिवार की यह छांव उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थी। जब भी बाहर की दुनिया से कोई ठोकर लगती तो घर आकर उन्हें सुकून मिलता था। उनके माता पिता ने उन्हें कभी किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने बस एक ही बात सिखाई, जो भी करो पूरी ईमानदारी और लगन से करो। सोचो, समझो और फिर अपना रास्ता खुद चुनो। यही वह सीख थी जो उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनी। एक साधारण से दिखने वाले परिवार में एक असाधारण सोच पल रही थी, जो आने वाले कल में लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली थी। वह बीज अब धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। जब विकास ने स्कूल जाना शुरू किया तो उनके लिए यह ज्ञान के एक नए महासागर में गोता लगाने जैसा था। वह कक्षा में सबसे शांत रहने वाले बच्चों में से एक थे, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान हमेशा चलता रहता था। शिक्षकों के लिए वह एक जिज्ञासु छात्र थे, जो हर बात की तह तक जाना चाहता था। वह सिर्फ पाठ्यक्रम की किताबों तक सीमित नहीं रहते थे। स्कूल की लाइब्रेरी उनकी पसंदीदा जगह थी, जहां वह घंटों बैठकर अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ते थे। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, हर विषय में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी यह आदत उन्हें दूसरे छात्रों से अलग बनाती थी। वह रटने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि समझने पर जोर देते थे। उनकी यह आदत कॉलेज में भी बनी रही। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हरियाणा के छोटे कस्बे से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आना एक बड़ा बदलाव था। यहां का माहौल, लोग और अवसर सब कुछ नया था। शुरुआत में उन्हें थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उनकी ज्ञान की भूख ने जल्द ही सब पर काबू पा लिया। वह वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, सेमिनारों में जाते और प्रोफेसरों से लंबे लंबे संवाद करते। उनका उद्देश्य सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, बल्कि दुनिया को और खुद को बेहतर तरीके से समझना था। यह आत्म अन्वेषण का दौर था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने पहली बार समाज की जटिलताओं और विषमताओं को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रों के बीच एक अदृश्य दीवार खींची हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी माध्यम के छात्रों को अक्सर कमतर आंका जाता है, जबकि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। यह अनुभव उनके मन में गहराई तक उतर गया। यहीं से उनके मन में यह विचार पनपने लगा कि कुछ ऐसा करना है जिससे भाषा किसी की सफलता में बाधा न बने। वह अपने दोस्तों के साथ घंटों इन मुद्दों पर चर्चा करते। उनके अंदर का शिक्षक शायद तभी जागृत हो रहा था। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने इतिहास में गहरी रुचि विकसित की।
उन्होंने इतिहास में बीए, एमए, एमफिल और फिर पीएचडी की। यह सिर्फ अकादमिक यात्रा नहीं थी, यह अतीत को समझकर वर्तमान को संवारने की एक कोशिश थी। वह सीखते जा रहे थे कि समाज कैसे बनता और बिगड़ता है, क्रांतियां कैसे होती हैं और विचार कैसे दुनिया को बदलते हैं। उनका हर अकादमिक कदम उनके भविष्य के मिशन की ओर एक और सीढ़ी बन रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें सिर्फ डिग्रियां नहीं दी, बल्कि एक ऐसी दृष्टि दी जो समाज के प्रति संवेदनशील थी और बदलाव के लिए बेचैन थी। ज्ञान की यह पहली किरण अब एक मशाल बनने की तैयारी में थी। दिल्ली आना विकास के लिए सिर्फ शहर बदलना नहीं था, यह एक पूरी दुनिया बदलने जैसा था। हरियाणा की धीमी और शांत जिंदगी के बाद दिल्ली की तेज रफ्तार और भीड़ ने उन्हें चौंका दिया। यहां हर कोई एक दौड़ में शामिल था, हर किसी की आंखों में बड़े सपने थे। इस शहर ने उन्हें सिखाया कि अगर टिके रहना है तो लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने यहां की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। किराए के एक छोटे से कमरे में रहते हुए उन्होंने सीमित संसाधनों में जीना सीखा। आर्थिक तंगी थी, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। यह शहर उन्हें कठोर बना रहा था, पर साथ ही बड़े सपने देखने का हौसला भी दे रहा था। दिल्ली ने उन्हें देश की विविधता का असली मतलब समझाया। विश्वविद्यालय में उन्हें भारत के हर कोने से आए छात्र मिले। सबकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कहानी थी। इन सब के बीच रहकर उनका दृष्टिकोण और भी व्यापक हो गया। उन्होंने समझा कि भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आशाओं और संघर्षों से मिलकर बना एक जीवंत एहसास है। यहीं पर उन्होंने यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। यह सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं था, बल्कि देश और समाज के लिए सीधे तौर पर कुछ करने का एक रास्ता था। यूपीएससी की तैयारी का सफर आसान नहीं था। यह धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत की परीक्षा थी। मुखर्जी नगर का माहौल पढ़ाई के लिए जुनून से भरा था, लेकिन साथ ही वहां एक अनकहा दबाव भी था। हर तरफ हजारों छात्र एक ही सपने के पीछे भाग रहे थे। विकास ने इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाई। वह घंटों लाइब्रेरी में बिताते, नोट्स बनाते और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते। उनकी खासियत यह थी कि वह किसी भी विषय को रटने की बजाय उसके मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते। वह अक्सर कहते थे, अगर कॉन्सेप्ट साफ है तो जवाब अपने आप बन जाएगा। उनकी यह सोच उन्हें दूसरों से आगे रखती थी। इस तैयारी के दौरान उन्होंने हिंदी माध्यम के छात्रों के संघर्ष को और भी करीब से महसूस किया। अच्छी अध्ययन सामग्री की कमी, सही मार्गदर्शन का अभाव और अंग्रेजी माध्यम के प्रति एक तरह का जो झुकाव था, वह उन्हें बहुत खटकता था। वह देखते थे कि हिंदी माध्यम के कई प्रतिभाशाली छात्र सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि उन्हें सही संसाधन नहीं मिल पाते थे। उनके मन में यह बात घर कर गई कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह इस खाई को पाटने के लिए कुछ जरूर करेंगे। दिल्ली की राहों पर चलते हुए वह सिर्फ अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की नींव भी रख रहे थे। वर्ष 1996 में वह दिन आया जब मेहनत ने रंग दिखाया। यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ और विकास दिव्य कीर्ति ने अपने पहले ही प्रयास में यह प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ली। यह उनके परिवार और उनके हर उस शुभचिंतक के लिए एक अविस्मरणीय क्षण था जिसने उनकी यात्रा को देखा था। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे का लड़का अब भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनने जा रहा था। यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण थी कि अगर इरादे नेक और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खुशी में भी एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। उन्हें गृह मंत्रालय में एक पद मिला, एक सुरक्षित सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन और समाज में सम्मान। वह सब कुछ हासिल हो चुका था जिसके लिए लाखों युवा दिन रात एक कर देते हैं। उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम शुरू किया। सरकारी तंत्र के अंदर काम करते हुए उन्हें देश की प्रशासनिक व्यवस्था को और करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि नीतियां कैसे बनती हैं और कैसे जमीनी स्तर पर लागू होती हैं। यह अनुभव उनके लिए बहुत मूल्यवान था। वह फाइलों और नियमों की दुनिया में काम कर रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी कहीं और था। नौकरी करते हुए उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि शायद यह उनकी असली मंजिल नहीं है। दफ्तर की चारदीवारी और नियमों में बंधा काम उन्हें संतुष्टि नहीं दे पा रहा था। उनके अंदर का शिक्षक जो हमेशा से सवाल पूछता था,
तर्क करता था और ज्ञान बांटना चाहता था, अब बेचैन हो रहा था। उन्हें लगता था कि वह समाज में और भी बड़ा और सार्थक योगदान दे सकते हैं। वह अक्सर देर रात तक सोचते, क्या मैं इसी काम के लिए बना हूं? क्या मेरी प्रतिभा का सबसे अच्छा उपयोग यही हो रहा है? यह एक आंतरिक संघर्ष था, एक दुविधा थी जो हर दिन गहरी होती जा रही थी। उनके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी उनके काम से खुश थे, लेकिन विकास खुद से खुश नहीं थे। उन्हें वह जुनून महसूस नहीं हो रहा था जो किसी काम को करने के लिए जरूरी होता है। उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आते थे, जब वह दोस्तों को पढ़ाते थे, उनके संदेह दूर करते थे और उनकी आंखों में ज्ञान की चमक देखकर उन्हें खुशी मिलती थी। उन्हें वह एहसास याद आता था जब कोई छात्र कहता था, आपसे पढ़कर यह विषय आसान लगने लगा है। उन्हें समझ आने लगा था कि उनकी असली खुशी और संतोष सत्ता में नहीं, बल्कि शिक्षा में है। यूपीएससी की सफलता का स्वाद उन्होंने चख लिया था, लेकिन अब उनकी आत्मा एक नई और भी बड़ी मंजिल की पुकार सुन रही थी। एक तरफ एक प्रतिष्ठित और सुरक्षित सरकारी नौकरी थी जो समाज में सम्मान और भविष्य की सुरक्षा देती थी। दूसरी तरफ एक अनिश्चित रास्ता था, एक सपना था जिसे साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता। विकास दिव्य कीर्ति इसी दुविधा के चौराहे पर खड़े थे। हर दिन ऑफिस जाते हुए उनके मन में यही द्वंद्व चलता रहता। फाइलों पर हस्ताक्षर करते हुए उनके हाथ कांपते नहीं थे, लेकिन उनका दिल उनसे सवाल करता था कि क्या यही वह काम है जो वे जीवन भर करना चाहते हैं। उन्हें लगता था जैसे वे एक सोने के पिंजरे में बंद हैं, जहां सुविधाएं तो सब हैं, पर उड़ान भरने की आजादी नहीं है। यह निर्णय लेना उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। परिवार, दोस्त और समाज, हर कोई यही सलाह दे रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना पागलपन होगा। आईएएस की नौकरी छोड़ने की कौन सोचता है? यह सवाल उन्हें बार बार सुनना पड़ता था। लोग उन्हें समझाते कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आर्थिक असुरक्षा का डर भी था। एक शिक्षक बनकर वह कितना कमा पाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन उनके अंदर की आवाज, उनकी आत्मा की पुकार, इन सभी तर्कों और डरों से ज्यादा शक्तिशाली थी। वह जानते थे कि अगर उन्होंने यह कदम नहीं उठाया तो वह जीवन भर खुद को कोसते रहेंगे। अंततः उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उन्होंने केवल 1 साल की सेवा के बाद ही भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा देने का साहसिक निर्णय लिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया। यह सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, यह स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना था। यह इस बात का ऐलान था कि सच्ची सफलता पद या पैसे में नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि और अपने जुनून को जीने में है। जब उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र सौंपा तो उनके मन में डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने कंधों से एक बड़ा बोझ उतार दिया है और अब वह अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए आजाद है। इस साहसिक निर्णय के पीछे उनकी पत्नी तरुणा वर्मा का अटूट समर्थन था। उन्होंने विकास के सपने पर भरोसा किया और हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। यह जानना कि वह इस सफर में अकेले नहीं है, इसने उन्हें और भी मजबूत बनाया। नौकरी छोड़ने के बाद का रास्ता कांटों भरा था, यह वे जानते थे, लेकिन अब उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना जहां उन्हें बराबरी का अवसर और बेहतरीन मार्गदर्शन मिल सके। वह अब एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक मिशन पर निकले शिक्षक थे। नौकरी की दुविधा समाप्त हो चुकी थी और एक साहसिक पुकार ने उन्हें एक नई दिशा दे दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद विकास दिव्यकीर्ति के पास बड़ा सपना तो था, लेकिन संसाधन बहुत सीमित थे। साल 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर की एक भीड़भाड़ वाली गली में एक छोटे से किराए के कमरे से दृष्टि आईएएस की शुरुआत हुई। यह कोई बड़ी भव्य इमारत नहीं थी। कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, एक ब्लैक बोर्ड और मुट्ठी भर छात्र, बस इतनी सी थी उनकी दुनिया। लेकिन उस छोटे से कमरे में एक बड़ी ऊर्जा थी, एक जुनून था। विकास दिव्यकीर्ति के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ उनका ज्ञान, उनका अनुभव और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वह सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, वे छात्रों में आत्मविश्वास भर रहे थे। शुरुआती दिन संघर्ष से भरे थे। छात्रों को आकर्षित करना, संस्थान का खर्च चलाना और खुद को एक शिक्षक के रूप में स्थापित करना, यह सब एक बड़ी चुनौती थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब क्लास में छात्रों से ज्यादा कुर्सियां खाली रहती थीं। आर्थिक तंगी सिर पर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था।
वह विषयों को कहानी की तरह सुनाते थे, जटिल अवधारणाओं को रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़कर समझाते थे। वह छात्रों को सिर्फ क्या नहीं बताते थे, बल्कि क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनकी कक्षाएं एक तरफा भाषण नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद होती थीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जिन छात्रों ने उनसे पढ़ा, उन्हें अपनी तैयारी में फर्क महसूस होने लगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। एक छात्र से दूसरे छात्र तक उनकी प्रसिद्धि जुबानी तौर पर फैलने लगी। छात्र यह महसूस करने लगे कि कोई तो है जो उनकी भाषा में उनकी जरूरतों को समझकर उन्हें पढ़ा रहा है। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक बन गए थे। वह घंटों रुककर छात्रों के संदेह दूर करते, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सलाह देते और उनके मनोबल को बढ़ाते। वह कहते थे, यह परीक्षा ज्ञान से ज्यादा धैर्य की है। जो अंत तक टिका रहेगा वही जीतेगा। जल्द ही वह छोटा सा कमरा छात्रों से खचाखच भरने लगा। दृष्टि अब सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं, बल्कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आशा की एक किरण बन चुका था। सफलता की कहानियां सामने आने लगी। दृष्टि से पढ़े हुए छात्र यूपीएससी में चयनित होने लगे। ये डॉ विकास दिव्य कीर्ति के सपने की पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर सही मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण सामग्री दी जाए तो हिंदी माध्यम के छात्र भी किसी से कम नहीं है। एक कमरे से शुरू हुआ यह सफर अब एक क्रांति का रूप ले रहा था। एक ऐसी शैक्षिक क्रांति जो हजारों युवाओं के जीवन को बदलने वाली थी। जैसे जैसे दृष्टि ईएएस की सफलता बढ़ती गई, डॉ विकास दिव्य कीर्ति की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। अब वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक बड़े संस्थान के निदेशक और हजारों छात्रों की आशाओं के केंद्र थे। सफलता अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई। संस्थान को व्यवस्थित रूप से चलाना, गुणवत्ता बनाए रखना और बदलते परीक्षा पैटर्न के साथ खुद को अपडेट रखना एक निरंतर संघर्ष था। लेकिन उनका मूल सिद्धांत हमेशा वही रहा, छात्र हित सर्वोपरि। उन्होंने कभी भी शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखा। उनके लिए यह एक यज्ञ था, एक पवित्र मिशन था जिसमें वह अपनी पूरी ऊर्जा और ईमानदारी से आहुति दे रहे थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने उन्हें एक नया मंच दिया। उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से अपने ज्ञान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उनके वीडियो, जिनमें वह जटिल विषयों पर सरलता और गहराई से चर्चा करते थे, तेजी से लोकप्रिय होने लगे। अब सिर्फ यूपीएससी के छात्र ही नहीं, बल्कि आम लोग भी उन्हें सुनने लगे। वह इतिहास, राजनीति, दर्शन और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक और तर्कपूर्ण राय रखते थे। उनकी भाषा इतनी सरल और शैली इतनी आकर्षक थी कि हर कोई उनसे जुड़ जाता था। उन्होंने सोचने और सवाल करने की कला को फिर से जीवित कर दिया। इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ उन्हें विवादों का भी सामना करना पड़ा। उनके कुछ विचारों और व्याख्याओं पर लोगों ने आपत्तियां जताईं, उनकी आलोचना हुई और उन्हें ट्रोल किया गया। यह उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन वह अपने विचारों पर दृढ़ रहे। उनका मानना था कि एक स्वस्थ समाज के लिए संवाद और असहमति दोनों जरूरी है। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि और भी ज्यादा तर्क और तथ्यों के साथ दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे वैचारिक मतभेदों के बावजूद सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखी जा सकती है। इस दौर ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उनकी पहचान एक निडर विचारक के रूप में स्थापित हुई। आज दृष्टि आईएएस सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक बन गया है। इसने हिंदी माध्यम के प्रति बनी हुई हीन भावना को तोड़ा है और लाखों युवाओं में यह आत्मविश्वास जगाया है कि भाषा सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। डॉ दिव्य कीर्ति का सामाजिक प्रभाव सिर्फ सिविल सेवा तक सीमित नहीं है। वह अपनी बातों से एक पूरी पीढ़ी को सोचने, सवाल करने और एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका ज्ञान का यज्ञ आज भी जारी है और इसकी ज्वाला से अनगिनत युवा अपने जीवन का मार्ग रोशन कर रहे हैं। आज 2025 में डॉ विकास दिव्य कीर्ति सिर्फ एक शिक्षक या एक उद्यमी नहीं है, वह एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हैं। वह उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों और साधारण परिवारों से निकलकर बड़े सपने देखने का साहस करते हैं। उनकी जीवन गाथा यह सिखाती है कि सफलता के लिए महंगे स्कूलों या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी नहीं है, बल्कि सच्ची लगन, स्पष्ट सोच और निरंतर सीखने की इच्छा जरूरी है।
वह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर आप अपने जुनून का पीछा करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि नौकरी छोड़ने का साहस करना और दिल की सुनना कभी कभी जीवन का सबसे सही फैसला हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका क्रांतिकारी रही है। उन्होंने शिक्षा को रटने रटाने की प्रक्रिया से निकालकर सोचने समझने और संवाद करने की कला बना दिया है। वह छात्रों को सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे उन्हें विचार देते हैं। वह उन्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, अपनी राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और दुनिया को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का नजरिया देते हैं। दृष्टि के माध्यम से उन्होंने न केवल हजारों सिविल सेवक तैयार किए हैं, बल्कि लाखों ऐसे नागरिक भी तैयार किए हैं जो अधिक जागरूक, तार्किक और मानवीय हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। उनकी लीडरशिप शैली भी अनूठी है। वह सत्ता या अधिकार से नेतृत्व नहीं करते, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और अपनेपन से करते हैं। छात्र उन्हें एक सख्त शिक्षक से ज्यादा एक बड़े भाई या मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। वह आज भी घंटों छात्रों के बीच रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। उनकी सफलता का राज इसी जुड़ाव में छिपा है। उन्होंने यह साबित किया है कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है, न कि खुद आगे रहने की कोशिश करता है। वह नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं कि असली शक्ति पद में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। भविष्य के लिए उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। वह शिक्षा को हर उस बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं जो संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाता है। वह तकनीक का उपयोग करके ज्ञान की खाई को पाटना चाहते हैं। उनका सपना एक ऐसे भारत का है जहां हर युवा को अपनी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जहां हर किसी को सोचने और सवाल करने की आजादी हो और जहां तर्क और मानवता ही सबसे बड़े मूल्य हों। डॉ विकास दिव्यकीर्ति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक निरंतर यात्रा है, एक प्रेरणा है जो आने वाली कई पीढ़ियों को यह संदेश देती रहेगी। सपने देखो, सवाल करो और अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया को रोशन कर दो।